Fine. So now we are moving forward to the well, fresh and new chapter, which is consolidation. Now this consolidation का मतलब क्या है? इसका मतलब है exactly वही consolidation जो हम लोग सब्सिडरी के लिए करते हैं मोस्ट ऑफ। नाउ इस कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है एंड आई वुड नॉट एडवाइस कि इसमें एक एक चीज़ देखो। जो मेजॉरिटी पार्ट था जो अमेंडमेंट का अपडेट का पार्ट था वो सब कुछ एसोसिएट में जॉइंट वेंचर में उनमें था। यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर नहीं है। सो अधिकतर चीज़ तो रेपिटेशन है। so there is nothing new as such except for the few thing। तो अपन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करने वाले हैं शिद्दत के साथ। एंड where can I see my control? ये आ गया यहाँ पे। ओके नाउ ये चीज़ ऑलरेडी तुम लोगों ने ऑडिट में पढ़ रखी है। आई एम जस्ट काइंड ऑफ इंश्योरिंग कि थोड़ा रिविजन हो जाए। एक्सेप्शन टू प्रिपेयर CFS, कौन इसको एक्सेप्शन मिलता है CFS नहीं बनाने के लिए? एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है S1 और S1 की सब्सिडरी है S2 एंड S3। तो जो ये बीच की सब्सिडरी है ना, जिसको हम लोगों ने एक वर्ड सीखा है ऑडिट में, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सब्सिडरी। इंटरमिटेंट सब्सिडरी, इसको एग्जेम्पशन मिल सकता है सब्सिडी। अच्छा याद रहे, पी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ना बनाए CFS। पी को तो अपनी S1, S2, S3 सब सब्सिडरी का बनाना पड़ेगा। बट S1 जो बीच में सब्सिडरी है उसके पास ऑप्शन है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ CFS। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? फर्स्ट चीज, वो जो बड़ी एंटिटी है पेरेंट एंटिटी, वो एंटिटी होनी चाहिए। अगर ये पेरेंट कोई इंडिविजुअल है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो प्रिपेयर करती है CFS अंडर इंड AS। इसका मतलब हो सकता है कि वो पेरेंट कोई फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनी है, जो बाहर वाली कंपनी इंड AS नहीं फॉलो करती, वो IGAP फॉलो करती होगी या कुछ और फॉलो करती होगी, इंड AS फॉलो नहीं करती। हो सकता है IFRS फॉलो करती होगी, अपने को इंड AS वाला चाहिए। इंड AS फॉलो नहीं करती है ना, तो बाबा S1 को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और वो जो अकाउंट्स बनाती है ना, वो पब्लिक यूज के लिए बनाने चाहिए। जैसे मैंने क्यों कहा यहाँ पे एंटिटी चाहिए। अगर यहाँ इंडिविजुअल होता तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है पब्लिक यूज के लिए? आंसर इज नो। इसके लिए उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलता है S1 को, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये जो S1 है ना, S1 दिस शुड बी अनलिस्टेड, दिस शुड बी नॉट लिस्टेड। अगर क्वेश्चन में कहीं आ गया कि इंटरमीडिएट सब्सिडरी लिस्टेड है, तो लिस्टेड का ना उसको बाय डिफॉल्ट सेबी से कंप्लाई करने के लिए CFS बनाना ही पड़ता है, मजबूरी, ठीक है। इसके लिए उसको फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो पहला हो गया एंटिटी होना चाहिए, इंड AS के साथ में बनना चाहिए पब्लिक यूज के लिए, और लिस्टेड नहीं होना चाहिए। एग्जेम्पशन मिलेगा CFS का किस तरह से? पहला बात करते हैं। सब्सिडरी दो तरह की हो सकती है, एक होली ओन और एक पार्टली ओन। अगर वो होली ओन सब्सिडरी है और पी इंटेंट्स करता है, पी इच्छा रखता है टू टेक एग्जेम्पशन, पी की मर्जी है ना बाबा, तो पी का मर्जी है कि होली ओन सब्सिडरी S1 मेरा पूरा, S1 पे मेरा अधिकार 100% अधिकार मेरा है S1 के ऊपर, नहीं बनाना मेरे को S1 सब्सिडरी। इन दैट केस S1 चाहे तो ना बनाए CFS तो कुछ नहीं। लेकिन अच्छा ये और यदि क्या लिखा है, इस होली ओन सब्सिडरी कैन बी डायरेक्ट और कैन बी इनडायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा है मैंने, वो भी पी ने 100% होल्ड किया S1 का, डायरेक्ट सब्सिडरी हो गई, होल्ड सब्सिडरी। पी ने 60% होल्ड किया S1 में, 100% होल्ड किया S2 में, और उस S2 ने 40% होल्ड किया S1 में। तो मैं होली ओन के थ्रू जा रहा हूँ, वहां 40 है और खुद का 60 है, 100% हो गया। इनडायरेक्टली 100% मेरे पास S1 का है, इनडायरेक्टली हो गया। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है, पी इच्छा के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन अगर वो पार्टली ओन सब्सिडरी है, एग्जेम्पशन कैन बी टेकन इफ पी की इच्छा तो चाहिए ही चाहिए,
साथ में इंटीमेशन देना पड़ेगा किसको, अदर शेयर होल्डर्स को, एंड नन ऑफ देम शुड ऑब्जेक्ट। अगर किसी एक शेयर होल्डर, याद रखना कभी कभी केस स्टडी में आ सकता है लॉ के लिए भी, अगर किसी एक शेयर होल्डर ने भी बोल दिया ना नहीं नहीं मेरे को तो S1 को बोल सब्सिडी बना के देगा, P को बोल मेरे को नहीं परवड़ेगा, मैं ऑब्जेक्शन दे रहा हूँ, एक शेयर होल्डर ने बोल दिया इसके पास सिर्फ एक शेयर है, तो भी S1 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा पावर है इसके। देख ये रहा पार्टली ओन्ड वाला, मैं P हूँ, मेरा 60% S1 में है बट 40% Z के पास है, तो पार्टली ओन्ड हो गया। तो P की इच्छा तो चाहिए, साथ में मैं Z को बोलूंगा Z नहीं बना रहा हूँ इसमें, चलेगा क्या? ऑब्जेक्शन रिसीव हो गया तो चलेगा, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ रिसीव तो चलेगा, और हो गया तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये याद आ रहा होगा, ये सब ऑडिट में था इन कंसोलिडेशन। ओके, सब्जेक्ट टू दैट now we have this. अच्छा, यहाँ मैंने एक एडवाइस लिख के रखा है, वो एडवाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ताकि मिसगाइड ना हो जाए अपन। एडवाइस ये है कि इस चैप्टर में डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट 4 क्वेश्चन ओनली। ये मैं यूनिट 3 की बात कर रहा हूँ, यूनिट। ठीक है, बाकी बीच वाले यू कैन काइंड ऑफ इग्नोर, एंड पोस्ट एग्जामिनेशन आप चाहो तो अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ सकते। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट 1, बहुत सिंपल है। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप हेडेड बाय एक्स कंपनी। तो एक्स कंपनी मेन है, पी हो गया, ये कंपनी ए को इंटरमीडिएट सब्सिडरी है, ले लेते हैं S1 समझने के लिए। देयर आर अदर 2 कंपनीज S2 एंड S3। तो S1 को मिल सकता है कब, लेकिन देखते हैं। कंपनी एक्स इज अ लिस्टेड कंपनी, एक्स तो लिस्टेड है, ठीक है, मतलब कहने से एंटिटी है ये इन इंडिया, मतलब इंडिया से बना रहा होगा, और वो CFS भी बना रहा है। कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, शाबाश, ये क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, एंड इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई प्रोसेस में भी नहीं है। कंपनी एक्ट डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी ए नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन। कंपनी ए है ना, मतलब ये वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कंपनी एक्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला। अरे ऑब्जेक्शन का कोई बात भी नहीं आता ना, होल्डी ओन सब्सिडरी 100% ओन कर रहा है, ऑब्जेक्शन का तो वैसे भी बात नहीं आता है। Whether company A is required to prepare CFS as per requirements of Indian 110? No, उसके पास एग्जिबिट्स अवेलेबल है। अच्छा, आंसर ये नहीं है, तो बी सिनेरियो लिखा है। सेटिस्फाई कर रहा है ऑल कंडीशन, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। Assume the same facts as per except scene A. Company X is a foreign entity. Oh, फॉरेन है, पेरेंट कंपनी फॉरेन है, तो वो तो कुछ और बना रहा होगा, इंडिया से बना ही नहीं रहा होगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं, कैन नॉट हैव एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि जो CFS बना रहे हैं वहां सामने वाला पेरेंट कंपनी, वो नॉट प्रिपेयर्ड एज पर इंडिया। सिनेरियो सी, सेम फैक्ट है, एक्सेप्ट 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, एन इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है। अरे बाबा, थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ग्रुप हेडेड बाय कंपनी ए, कंपनी एज अ लिस्टेड कंपनी, ये तो लिस्टेड है इन इंडिया, तो चलो ठीक है, दिक्कत नहीं, प्रिपेयर करते हैं एज पर रिकवर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड। कंपनी सी इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, ये है जो अनलिस्टेड है, और लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं है। 60% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी सी इज हेल्ड बाय कंपनी ए, तो कंपनी सी का 60% किसके पास है, एक,
and balance 40% is held by other outside investors. बैलेंस कोई आउटसाइडर होगा उसके पास है 40%. Company A does not object to company C not preparing consolidated financial statement. Company A को कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं. Whether company C is required to prepare CFS as per requirement. अरे कंपनी ए के ऑब्जेक्शन से क्या होता है, उसको तो सिर्फ इच्छा चाहिए. ऑब्जेक्शन किसका चाहिए, आउटसाइडर का चाहिए. देखते क्या लिखा है. Company C is partly or subsidiary. In such case, company C should inform other 40% shareholders about company financial. अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो चलेगा, आता है तो बनाना. Assume C is except the balance 40% of the equity capital of company C is held by company B. और जो 40% है ना बचा हुआ, वो क्या हो रहा है अभी किसके पास है, B के पास है. मतलब ये B के पास है 40% अपने C का. State Mother is required to inform its owner B Limited owning 40% of its intention to not prepare CFS as per mentioned paragraph. सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्फॉर्म नहीं करना, ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन चाहिए. क्या आएगा. अच्छा कहीं कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, आपने वो पहले बताया है क्या. कहीं क्वेश्चन में बताया नहीं, बट एक्चुअली ऐसा है कि ये इसका होली ओन सब्सिडी तो 100% हो गया इनडायरेक्टली. ये मिसिंग था, आंसर एग्जाम में मिसिंग नहीं होगा. ठीक है, बाकी तो सॉर्टेड है. तो 1 and 2 is done, Deepa. So 3 and 4 and all those are nonsense according to me. If you want, you can do it. देख एग्जाम्पल क्या है इसमें, देख डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटी. वो ये 2-3 एक्टिविटीज देंगे, हु इज डूइंग रिलेवेंट एक्टिविटी, उसके हिसाब से दिखाना है पावर. मतलब जो बचे में सब क्वेश्चन है नहीं सारे के सारे सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं. पावर किसके पास है, किसके पास प्रोटेक्टिव राइट्स है, रियल राइट्स नहीं है. बैंक को लोन दिया है, बैंक के पास प्रोटेक्टिव राइट्स है, तो ही कैन एक्सरसाइज कंट्रोल. बैंक कैन नॉट कम एंड से आई विल कंट्रोल दिस एंटिटी. नो, यू हैव जस्ट प्रोटेक्टिव राइट्स. यही सारी बातें हैं जो लिखी हुई है. रिलेवेंट एक्टिविटी क्या है आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से काम करो. तो barely they won't ask all these things. याद है वहाँ पे मैंने बात कर रही थी सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए, कोई पोटेंशियल राइट्स को मानेंगे, वो सब सेम कोई बात है. अच्छा मुझे सिखाना है जो सीधा मैं उसको लेके चलता हूँ. मैंने बात किया हुआ है. I want to teach you अच्छा मैंने एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, इंश्योर तुम भी लिख दो. जब कभी पढ़ भी रहे हो ना फुर्सत में, ये ना बहुत लॉन्ग एक्सटेंडेड फालतू क्वेश्चन है. I won't advise you to read this. Same goes for 16 पावर रिटर्न. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से. there is still 0.1% चांस ऐसे कुछ भी कर सकता है, बट उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना बैठ के सब पढ़ो मुझे क्या. नहीं पढ़ने का है, बस हो गया. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. यस, दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू लर्न. Now before going deep into it, let us see what we have made again for you to save your time. आजा भाई आजा, क्यों नहीं आ रहा. Here we have. Okay, have a look.
इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब जानना, ये एक्चुअली अपन ने सीखा है एसएफएम के अंदर भी, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ना मेजरली 3 फीचर्स होते हैं जो कोर फीचर्स होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं बट 3 कोर फीचर्स होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट एंटिटी? मीन्स वो जो होते हैं आपके वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, अरे यार कलर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? इनका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। क्या इनका इनका मेन मकसद ये होता है कि हमको कंसोलिडेशन करना है, हमको कंट्रोल करना है? नहीं ना। एग्जाम्पल हो सकता है कि HDFC म्यूचुअल फंड के पास किसी XYZ कंपनी का, किसी XYZ कंपनी का क्या है उसके पास में शेयर्स है, और सपोज 40% शेयर्स है, 50% 60% शेयर्स है, तो बट क्वेश्चन कम्स, क्या उस म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड ने वो जो हेल्ड करके रखे 60% शेयर्स, जो ऊपर से अपने को क्या दिख रहा है 60% है, मतलब कंट्रोल आ गया पूरा का पूरा? अरे बाबा थाम्बा, वो HDFC म्यूचुअल फंड कौन है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अरे उसका मकसद ही नहीं था टू कंट्रोल द पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर बिजनेस या ऑपरेशंस। व्हाई वुड, अच्छा, बट अब बोलेगा, अपन बोलेंगे यार इंडियस बोलता है तुमको बनाना पड़ेगा CFS। वेल, इंडियस सेज वेरी क्लियरली a guidance for investment entity, boss, it's okay if you are just purely an investment entity, तो आप बच जाओ। ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया, लेट्स गो बिट डीप इनटू इट। कौन से 3 फीचर्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी के? बिकॉज जब इंडिया से एग्जेम्प्ट कर रहा है, ठीक है जा वत्स, मत बना CFS, तो जा वत्स कब बोलेगा? एटलीस्ट ये 3 चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड टू से तथास्तु मत बना। पहला, collected money from more than one investor for rendering investment management services. सपोज मैं जैसे म्यूचुअल फंड हूँ, मैंने एक से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा लेके रखा है ना, मैंने पैसा ले रखा है 10 इन्वेस्टर से, 20 इन्वेस्टर से, और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी मैं ना भी करूँ एक ही में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जो पैसा ले रखा है मार्केट से, वो अनेक लोगों से लिया हुआ होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, अगर मैंने सिर्फ एक आदमी से लेके रखा है पैसा और वो पैसा कंपनी में लगा, उसका मतलब क्या है? डायरेक्टली वही एक आदमी मेरा अकेला माई बाप है, ही इज कंट्रोलिंग मी, तो बाय डिफॉल्ट मैं जो कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस पर्पस इज कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं HDFC म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ सपोज कर XYZ कंपनी में, वहाँ मेरा मेन मकसद बहुत सिंपल है कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को 150 रुपये वापस चाहिए। मेरे को तंबूरा फर्क पड़ता है वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है कि डूब रही है, मेरे को मतलब है 100 का लिया 150 में बेचने का, या फिर जो ट्रेडिंग करके कमाऊंगा मैं, कैसे भी कमाऊंगा। इन शॉर्ट मेरा मेन काम क्या है? या तो इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाना या कैपिटल को एप्रिशिएट होने देना, बस। आई हैव नो बिजनेस इन कंपनीज एक्चुअल बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे, if information is given that entity or group members are getting access to some other benefits, then it is not an investment entity. ये दो चीज तो हो ही रही है, इनडायरेक्टली मालूम पड़ रहा है कि एक XYZ कंपनी है ना, वो बोर्ड मीटिंग में एक भी फैसले पे साइन नहीं कर रही है बिना HDFC से पूछे, तो बोल रहा है इसमें HDFC सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है फिर, क्योंकि वो बोर्ड में आके मस्ती कैसे कर सकता है? इतना पावर मतलब जा CFS बना जा, दिखा हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी है क्या। Third is assessment is done based on fair value. तो ये जो कंपनी है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये जो अपना असेसमेंट करती है ना साल के एंड में, उस इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है किसी कंपनी के अंदर, जिसका शेयर उसने लिया हो, वो उसको ना फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पसंद करती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस पे है? उसका इंटरेस्ट है कि शेयर्स का क्या वैल्यू चल रहा है। कैसे मालूम पड़ता है ये?
indicated by exit strategies in place for equity or perpetual investments. Now this is very important. जैसे अगर तूने ऐसे फिल्म देखा है तो वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर अपन ने देखा है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट किसी में कंपनी में पैसा लगाता है तो वहाँ पे प्लान रहता है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगा, 5 साल बाद आईपीओ लाके निकलना है या किसी और को दे के निकलना है, ये सारी बातें डिसाइडेड रहती है पहले से। अगर ऐसा कुछ ऐसा मतलब अपने माइंड में हमेशा ये रहता है कि इस कंपनी का आज का वैल्यू क्या है, इस कंपनी का आज का वैल्यू क्या है, कंपनी का आज का वैल्यू क्या है। वेरेज अगर मैं कंट्रोल करता एंटिटी को तो मेरे माइंड में क्या रहता है हमेशा कि कंपनी को आगे से लेके जाना है, कंपनी को और कैसे जाना है, मुझे सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को जानना है आज का वैल्यू कितना है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अच्छा ये किस लिए होनी चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी किस लिए होनी चाहिए? इट शुड बी देयर फॉर इक्विटी और फॉर परपेचुअल इन्वेस्टमेंट, यानी कि दे कैन बी इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कोई लाइफ ही नहीं है उसका, कब तक चलेगा भाई? या मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा तो कब तक करेगा इन्वेस्टेड भाई? तो देयर शुड बी सम एग्जिट स्ट्रेटेजी कि 5 साल बाद अपन निकल जाएंगे, 3 साल बाद अपन निकल जाएंगे। अगर तीनों चीज है तो आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, आपको एग्जामिशन मिल सकता है, वरना एग्जामिशन नहीं मिल सकता सीएफएस। अच्छा सर ये क्यों यहाँ पे सिर्फ इक्विटी या परपेचुअल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी मांग रहे हैं? क्योंकि सपोज कर अगर इन्वेस्टमेंट किसी डिपॉजिट में किया है उस कंपनी के, या इन्वेस्टमेंट किसी प्रेफरेंस शेयर में किया इसका लाइफ लिमिटेड है, या किसी के डिवेंचर में किया है जो 5 साल के, तो वहां तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना मैच्योरिटी। अगर उस कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो फिक्स्ड है, 5 इयर्स का डिवेंचर है, तो वहां पे वी डू नॉट नीड एनी सेपरेट स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जिट। बट मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, मैंने परपेचुअल डेट में इन्वेस्ट किया है, तो बाबा आई नीड टू इंश्योर एग्जिट स्ट्रेटेजी है या नहीं। इफ एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है तो मतलब मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे परवाह ही नहीं पैसा वापस देने की, तो काय का इन्वेस्टमेंट एंटिटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर ये एग्जामिशन क्लेम करने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी एग्जामिशन क्लेम करना? एक बहुत सिंपल है, एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है ना, 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो 50 कंपनी का सीएफएस बनाने बैठ गया ना तो 1 मंथ तो वही करेगा खाली, ला रिलायंस पे मेरे पास बहुत सारा शेयर, रिलायंस खुद देगा रिलायंस को, रिलायंस तेरे सारे ब्रांच के सब्सिडरी के मेरे को दे, बेच परामर्श फाइनेंशियल, मेरे को सीएफएस बनाने का मेरे लिए। यहाँ इसलिए मेरे को ये भाई पागल हो जाएगा आदमी, कंपनी खोलेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, भाड़ में जाओ तुम लोग। पहला तुम्हारा इन्वेस्टमेंट को अपने में सीएफएस बनाने के लिए आई नीड टू इन्वेस्ट इन माय अकाउंटिंग टीम ऑफ 30-40 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझिए नीड, समझिए एग्जामिशन क्यों चाहिए इन बेचारों को। अभी फील आएगा ना ऐसा, अरे हाँ यार बेचारे गरीब लोग हो जाएंगे ऐसे तो। ओके व्हाट एल्स, इंड एस क्या कहता है, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल शो इट्स इन्वेस्टमेंट्स, अगर वो 50% से ऊपर भी है, आपको सब्सिडियरी बोलने का मन तो भी मत बोलो, आप उसको एफपीटीपीएल से रिकॉर्ड करो चुपचाप, उनके खुद के सीएफएस में नहीं, खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसको किस पे रिकॉर्ड करो, एफपीटीपीएल पे रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जांपल एक्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, 70% वाई में होल्ड करता है और 80% जेड में होल्ड करता है। अब वाई भी नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और जेड भी नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो इन दैट केस एक्स भले ही 50% से ऊपर होल्ड कर रहा है वाई में भी और जेड में भी, तो भी ये ना तो वाई का बुक सीएफएस में कंसोलिडेट करेगा ना जेड का करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बस एक हल्का सा पार्ट आगे डिस्कस करते हैं अपन। ये जो एंटिटी एक्स है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक्स है, एक्स इसने ना इन्वेस्टमेंट कर रखा है सपोज कर वाई में, और वो जो वाई है ना वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो सीएफएस आएगा कि नहीं आएगा? तो सीएफएस आएगा। क्यों सीएफएस आएगा? क्योंकि जो बिजनेस मेरा बिजनेस क्या, इन्वेस्ट करना, मेरा एक ऐसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट है जिसका उसका भी काम इन्वेस्टमेंट करना है खाली। मतलब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? ताकि उसके थ्रू भी लोगों से इन्वेस्ट करूं, मतलब ये तो मैं कंट्रोल ही कर रहा हूँ ना इसको, मतलब समझ रही है? तो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझ में आना चाहिए अपने को,
सिंपल यार, जो 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है और वो कंपनियों का काम कुछ और है, अगर उस कंपनी का भी काम इन्वेस्टमेंट करना आ गया, उसका सिंपल मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब निकलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ उनके माध्यम से दूसरी कंपनी के अंदर, फिर तो वो मेरा सीएफएस आ जाएगा, वो तो मेरी खुद की सब्सिडी बन गई फिर तो। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा डेप्थ नहीं आता है, ये तो मेरे को आता है तो मैंने बताया। ठीक है, ओके, so that's it. Let's come back. Okay, so let's come to number 17. Very simple. An asset managers has set up. आ गया, yeah. An asset managers has set up an investment fund for the purpose of acquiring capital contributions from various investors. ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मतलब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। एंड इन्वेस्टिंग दोज कंट्रीब्यूशन इन द इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के इक्विटी में कर रहे हैं, तो वी नीड एग्जिट स्ट्रेटजी आल्सो ऑफ वेरियस एंटिटीज। वेरी गुड, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग कैपिटल एप्रिसिएशन। वाओ, सेकंड भी फुलफिल हो गया। फॉर एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? वेरियस इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस एंटिटीज। इन्वेस्टमेंट फंड में डाल के रखा है पैसा, इसमें फंड क्या कर रहा है? ये इन्वेस्ट कर रहा है सब एंटिटी के शेयर्स के अंदर, ये इन्वेस्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, और देख क्या है साथ में ना, ये स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी भी दे रहा है फंड। किसको? जिस कंपनी को इन्वेस्ट किया उसमें उनको एडवाइजेस भी दे रहा है। इस एडवाइजेस का मतलब ये ना मान लेना कि मुझे इंटरेस्ट है उसके बिजनेस में, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ उसका कैपिटल का वैल्यू बढ़ने में, तो ठीक है मैं 10 लोग को संभाल रहा हूँ तो आई डू एडवाइस। ये अपने वीसी में सीखा था एसएफएम के अंदर भी, कि हम लोग एडवाइस भी देते हैं बिकॉज हमारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं टू हेल्प स्टार्टअप। सेम वैसा है। Apart from investment in various entities, the investment fund also provides the investee the strategy advisory services so that it can result in increase in capital appreciation from investments in those investees. It also provides its investees financial support in the form of loan to provide them with funds for acquiring capital assets. Investment fund does not hold such investments for a period longer than 5 years. We have exit strategy in place. अब तक ये नहीं था तो दिक्कत था। Fund measures and evaluate the purpose of the investment on fair value basis. Simple, सही बात है, FVTPL पे तो रिकॉर्ड करेगा। Whether investment fund can be treated as an investment entity? Answer is yes. Yes. Happily. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में ABC is establishing the primary objective of investing in the equity shares of various entities across the various industries based on the detailed research about each industry. ठीक है, सब सेम चीज है। The investment manager decides the timing as to when the investment should be made considering the current market situation. Sometimes the investment manager decide to invest in idle funds into short term to medium term debt instruments with fixed maturity. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा पड़ा होता है तो हम लोग मीडियम टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अरे तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, फिक्स मैच्योरिटी वाला है ना, फिक्स मैच्योरिटी वाला है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नो दिक्कत, दिक्कत है क्या? नो, fixed maturity. The exit strategies are in place for the investment done in equity shares, but the same is not there for investment done in debt instrument. बोला डेट में इन्वेस्ट किया, उसका एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ? वी आर एज्यूमिंग कि जो जनरली डेट होता है वो मैच्योरिटी वाला ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। Determine whether the equity fulfills the exit strategy condition of being classified as investment. Yes, it fulfills. मतलब अगर तूने मेरा वो चार्ट ढंग से समझ लिया है, एक्चुअल में कुछ नहीं है यहाँ पे दिक्कत के लायक। क्वेश्चन नंबर 19 भी एकदम सिमिलर ऐसे ही कुछ रीड कर लेना एज एन होमवर्क, कोई ऐसा मेरे रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं उसके लिए। 20 भी वैसा ही है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है कि नहीं। अगेन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट बाय चांस 5 मार्क के लिए आ जाए तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा होता है ना। इसलिए अपन इतना लॉजिकली सीखा है कि हाँ भी क्या लैंड अप हो गया तो यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग एंड 5 में से 3 तो ले आएंगे अपन।
That's it. We are done with unit 3. Unit 3 is done. Unit 4 अपने को करना है. Okay. So come to the new unit 4. अब यहाँ पे कैसा है ना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेजॉरिटी चेंजेस है ना वो एसोसिएट वाले पार्ट में ही थे. यहाँ पे एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है. तो considering the value of time of yours, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या क्या ऐसा है जो खुद से तू पढ़ के कर सकती है, कुछ नया नहीं है उसमें. तो आई एम राइटिंग दैट टीपी so that it reminds you कि हाँ ये एक्चुअली में टीपी है. You did any sum of your choice and you would be able to solve the sum in maximum 2 to 3 minutes only. 23 is also a TP. 24 is also a TP only. अच्छा 25 इज अगेन अ टीपी. ये दिस इज स्टेप एक्विजिशन जो अपन ने बात किया था. पहले अपन एक स्टेप में लेते थे तब कंट्रोल नहीं मिलता था. सेकेंड स्टेप में जब लेते थे तो अब कंट्रोल मिल जाता. तो क्या करते थे, जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको भी उस दिन के फेयर वैल्यू पे राइट ऑफ कर दिया करते थे. वही वाली कहानी है. So that we have question number 26. This is slightly different from what we have done earlier. अब इसमें मेन डिफरेंस क्या आएगा तो बताता हूँ. अपन ने सेम सम किया है, थोड़े अमाउंट्स ऊपर नीचे थे, लेकिन कुछ नया पॉइंट आ जाएगा. देख ध्यान से. तो आई कैन से कि ये आपको करना है. नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट करना है, इसलिए स्टार्ट करना है. A Limited, a parent company, sold goods of 200 lakh to its 80% subsidiary B at 240 lakh. So let me come to my notes only. Okay. आगे है यूनिट 4 इन CFS. यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26. तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक पेरेंट है A, उसने बेचा है सब्सिडरी को. 80% सब्सी है जिसका नाम है B. उसको बेचा है कुछ माल. 200 लाख का कॉस्ट था, उसका कॉस्ट था 200 लाख, और इसका सेलिंग प्राइस जिसमें इसने बेचा है वो बेचा है 240 लाख. तो कहना है इसे पूरे ट्रांजेक्शन पे ए का प्रॉफिट हुआ. ए इज पेरेंट, उसका प्रॉफिट हुआ है 40 लाख. 50% of the goods are lying in the stock at its stock. B Limited has measured its estimated cost, that is 120 lakh. तो ये जो है इसके पास अनसोल्ड रह गया है. अनसोल्ड रह गया है 50%. और इसने बट अवर्स खुद के कॉस्ट पे वैल्यू किया. इसका कॉस्ट तो बट अवर्स 240 है, तो 120 पे यहाँ पे वैल्यू हो चुकी. So there is, can I say this is a downstream transaction. Downstream transaction. So necessary adjustment in the consolidated financial statement assuming 30% tax rate. This is something new. ये पहले नहीं था. टैक्स रेट आ गया, इसका मतलब क्या है, मतलब डेफर्ड टैक्स बीच में आ जाएगा. ठीक है. सो सिंपल है. जब ए CFS बनाएगा तो CFS में क्या एंट्री मारेगा, उसको एलिमिनेट करना है. 20 लाख का प्रॉफिट, क्या मारेगा वो एंट्री, PL ऑफ ए, खुद के PL में डेबिट करेगा 20 रुपया, और क्रेडिट करेगा अपना इन्वेंट्री को. 20 रुपये से इन्वेंट्री का वैल्यू कम कर देगा बिकॉज इन्वेंट्री ए के पास ही है. ओके. अच्छा ये तो अपन इस तरीके से करते हैं. वी वेरी वेल नो, अपन ने कल सीखा था ICI यूजेस द ऑल्टरनेटिव.
यहाँ पे वो क्या करता है, वो पूरे सेल्स को रिवर्स करता है, यानी कि पूरा 120 का सेल्स रिवर्स करेगा और सामने COGS रिवर्स करेगा 100 पे, और जो 20 बचेगा उसको वो बोलेगा मैं इसको इन्वेंट्री से एडजस्ट करूँ। अपने को ICI को फॉलो करना है बंद करके बिना किसी। नेक्स्ट बात मुझे करनी है डेफर्ड टैक्स की। डेफर्ड टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो कैरिंग वैल्यू है इन्वेंट्री का, कैरिंग वैल्यू कितना है इन्वेंट्री का, बट ऑब्वियस कैरिंग वैल्यू इंडियस के हिसाब से आएगा। इंडियस के हिसाब से कैरिंग वैल्यू बन जाता है 120 माइनस 20 100। लेकिन जो मेरा टैक्स बेस है, टैक्स बेस तो 120 खड़ा रहेगा। टैक्स वाले को क्या फर्क पड़ता है, तुम इन्वेंट्री का वैल्यू कम कर रहे हो, इंडियस में क्या कर रहे हो। टैक्स बेस बोलता है मैं तो 120 के हिसाब से काम करूंगा, मतलब फ्यूचर में आई वुड गेट मोर टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेस बड़ा है मेरे फेयर वैल्यू से। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 20 रुपए का, और यहाँ पे आ जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट विच इज 20 रुपए पे 30% विच इज 6 रुपए। तो दिस वाज द ओनली स्टेप विच वाज न्यू, बाकी सब पुराना वाला। और ये एंट्री इंस्टीट्यूट ने स्टाइल चेंज किया तो ये नया एंट्री है। ऑल्दो क्वेश्चन में तो एंट्री पूछा है क्या, क्वेश्चन में तो एंट्री पूछा भी नहीं है, बट अपने को बचपन से एंट्री से ही समझता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ नहीं है, ये सिमिलर लाइंस के ऊपर है। A Limited which is involved in the business of selling capital equipment, ये इसका काम ही है, ये इक्विपमेंट बेचना कैपिटल वाले, यानी PPE वगैरह बेचता होगा। A parent company sold a capital equipment यानी कि PPE costing 100 लाख to 80% सब्सिडियरी। मतलब क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ए ने बेचा किसको, बी को, क्योंकि मेरी 80% सब्सिडियरी है, मैं पेरेंट हूँ और ये है मेरी सब्सिडियरी। मैंने इसको माल बेचा, क्या बेचा, लेट्स से पीपी बेचा, पीपी सोल्ड, कितने का बेचा, 100 लाख का, कॉस्टिंग 100 लाख है, बेचा कितना 120 लाख। तो कॉस्ट 100 लाख, सेलिंग प्राइस 120 लाख, कहने से 20 लाख का क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है पीपी को बेचने में। बी के लिए तो कॉस्ट है सीधा सीधा 120 लाख। अब ये कोई इन्वेंट्री तो है नहीं, इन्वेंट्री तो है नहीं, ये तो पीपी है, ट्रांजैक्शन इज स्टिल डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी बोलता है 10 साल का है। आपको एडजस्टमेंट मारना है कि आप CFS में क्या एडजस्टमेंट मारोगे। तो CFS का फंडा बहुत सिंपल है, अगर हम इंस्टीट्यूट की स्टाइल को फॉलो करेंगे तो इंस्टीट्यूट इसके अंदर भी क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है तुम चुपचाप उल्टा करो, सेल्स मारो, कितने का था तुम्हारा सेल्स, पूरा 120। वो बोलता है तुम भले ही ये तुम्हारा, तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स लो। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे भी देख पीपी में कभी भी COGS ये सब नहीं आता है। स्टिल यहाँ पे COGS क्यों आ गया, बिकॉज उसने खुद ही बोला है कि ए का काम ही क्या है, पीपी बेचना, मतलब उसके लिए तो इन्वेंट्री है वो, और इन्वेंट्री का COGS आता है। ठीक है, ओके। COGS कितने का, 100 रुपए का, क्या बच गया 30 रुपए। अब ये इन्वेंट्री, तुम चाहो तो इन्वेंट्री बोलो, इन्वेंट्री था उसका, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पीपी लिख दो ब्रैकेट में तो अच्छा रहेगा, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली जो एसेट पड़ा है कैपिटल में वो आपका कम हो जा रहा है। इसी के तुरंत बाद में कहने से आपको डेप्री का एंट्री मारना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, तो वापस पीपी बढ़ाना भी तो पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन, उसका डेप्री भी तो हटाना पड़ेगा, डेप्री रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्री कितना होगा, 20 डिवाइड बाय 10 साल,
which will be 2. ठीक है. If you check your institute solution, they have done this in थोड़ा वाहियात स्टाइल. ये सेल्स है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है. इन्होंने पीपी ये सीधा 18 को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है. और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलग से यहाँ पे रिवर्स इस तरह से किया है. Although we have passed 2 entries and that makes better sense. It's okay, we can continue with what we have done earlier. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 is again TP. सेम ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो वो वहां से एडजस्ट हो जाएगा. तो 29, 30 और 31 और 32 ये 4 क्वेश्चन अपने को करने हैं, फिर अपना CFS खत्म हो जाता है. We'll do these 4 questions.